नमस्कार साथियों, स्नेहा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि भारत में दोनों ही सरकार, केंद्र और राज्य में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था के प्रावधान का उल्लेख करता है या इसकी व्यवस्था करता है। और इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी गहराई से इस बात को समझाने का प्रयास किया था कि भारत में संसद का निर्माण कैसे होता है और भारत का संसदीय मॉडल किस तरह का है। इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि भारत का जो संसदीय मॉडल है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। इनमें कई समानताएं हैं, लेकिन कई समानताओं के बावजूद भी भारत के संसदीय व्यवस्था में और ब्रिटिश संसदीय मॉडल में काफ़ी मूलभूत और काफ़ी आधारभूत अंतर है। और एक स्टूडेंट होने के नाते हमें इन अंतरों को जानना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं या इनसे संबंधित होते हैं। तो आइए आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उन मूलभूत अंतरों को समझें। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आज इस भाग को देखने से पहले इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देख लें, ताकि आपको चीज़ें और गहराई से समझ में आए। तो कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है कि संसदीय व्यवस्था ही क्यों भारत में। तो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में समझाया था औपचारिक रूप से, बस एक बार और दोहरा दूं उन शब्दों को। तो भारत में संसदीय व्यवस्था या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण भारत में बहुलतावाद का होना है, क्योंकि भारत में काफ़ी विभिन्नताएं हैं और ऐसा समझा जाता है कि दुनिया भर की सबसे अधिक विविधता और उसमें एकता हमारे देश भारत में ही पाई जाती है। कई बार ऐसा लगा था कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भारत की संसदीय व्यवस्था दुनिया की सबसे सफल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से एक है। जैसा कि जनतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में भी समझा जाता है कि जब भारत में डेमोक्रेसी को अपनाया गया तो ये समझा गया कि इतने बड़े देश में जनतंत्र सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन पूरी दुनिया दंग है कि आज भारत का जनतंत्र विश्व के सबसे सफल जनतंत्र में से एक है। या आप इसे सबसे सफल जनतंत्र भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की संसदीय व्यवस्था पर कभी सवाल खड़े नहीं हुए, या ये नहीं सोचा गया कि संसदीय व्यवस्था को क्यों ना राष्ट्रपति व्यवस्था में या अध्यक्षीय प्रणाली, जिसे हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, इसमें बदल दिया जाए। मैं आपको याद दिलाऊं कि 1975 में स्वर्ण सिंह की एक कमेटी बैठी थी जिसमें इस बात पर विचार किया जाना था कि क्या भारत में संसदीय व्यवस्था ठीक से काम कर रही है या नहीं। लेकिन इसकी रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत की संसदीय व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है, और जब ये ठीक ठाक काम कर रही है तो फिर राष्ट्रपति या अध्यक्षीय प्रणाली के व्यवस्था के सोचने की कोई बात ही नहीं रह गई, कोई कसर ही नहीं रह गई। और फिर भारत में अब तक, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी सरकार की संसदीय प्रणाली या संसदीय व्यवस्था ही काम करती रहेगी। तो आज का जो हमारा मूल टॉपिक है, जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं, वो ये है कि भारत की संसदीय व्यवस्था और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में क्या सबसे बड़े अंतर हैं जो हमें जानने चाहिए। तो आइए पहले अंतर को समझते हैं। देखो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि भले ही भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित हो, लेकिन भारत की संसदीय व्यवस्था कभी भी ब्रिटिश मॉडल की नकल नहीं रही है, कॉपी पेस्ट वाला मामला नहीं है। भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से बहुत हद तक अलग है, उससे भिन्न है। और सबसे पहली भिन्नता आपको दिख जाएगी जब राज्य के प्रमुख या राज्य के मुखिया की बात होगी। राज्य के मुखिया का मतलब हो गया, आप सीधा सीधा समझ लीजिए, हेड ऑफ द स्टेट। अब एक एग्जांपल से समझिए, ब्रिटेन का एक उदाहरण लीजिए। ब्रिटेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होने का मतलब होता है संवैधानिक राजतंत्र वहां काम करता है। ये अलग बात है कि कई लोग ऐसा कहते हैं, और ये सच भी है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, वो रिटन नहीं है, लेकिन बस ये एक औपचारिकता पूरी नहीं की गई है, उसे कंपाइल नहीं किया गया है। अदरवाइज वो एक संविधान की तरह ही, एक लिखित संविधान की तरह ही काम करता है। लेकिन वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है वो आनुवांशिक होता है। ये ध्यान रखिएगा कि वहां पे जो हेड ऑफ स्टेट है वो आनुवांशिक तौर पर राज्य का मुखिया होता है। यानी राजा है, फिर राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा।
ना होने की स्थिति में सिबलिंग्स, फिर सिबलिंग्स के बच्चे, यानी आप ये कह सकते हैं कि डायनेस्टिकली या जेनेटिक तौर पर वहां पे राज्य का मुखिया होता है। लेकिन भारत में इसके ठीक विपरीत, अगर भारत को हम लोग देखें तो भारत मोनार्क नहीं है, बल्कि भारत इस मामले में रिपब्लिक है, गणतंत्र है। और क्योंकि भारत गणतंत्र है, इसलिए भारत में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है। उसके लिए एक कानून है कि इस कानून के तहत एक व्यवस्था की गई है कि चुनाव होंगे और उसमें जो व्यक्ति चयनित होगा, जो निर्वाचित होगा, वही हेड ऑफ द स्टेट होगा, वही भारत का मुखिया होगा। और अगर इसे नाम दिया जाए तो संवैधानिक रूप से हम लोग इन्हें राष्ट्रपति कहते हैं। तो सबसे पहला अंतर तो यह है कि ब्रिटेन में राज्य के जो मुखिया हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, वो आनुवंशिक तौर पर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो राज्य के प्रमुख हैं वो निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। देखो, भारतीय संसद व्यवस्था और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में जो दूसरा सबसे बड़ा अंतर है वो है, अगर हम लोग संसद की स्थिति देखें या संसद की सर्वोच्चता देखें तो हम ये पाएंगे कि ब्रिटेन में जो है संसद की सर्वोच्चता या संसद की संप्रभुता का सिद्धांत काम करता है। यानी वहां की जो संसद है वो बहुत पावरफुल है, काफी अधिक शक्तिशाली है। हालांकि वर्तमान समय में अभी जब से ब्रिटेन में एक स्वस्थ न्यायपालिका का गठन हुआ है, एक स्वस्थ न्यायपालिका की प्रणाली ने काम करना शुरू किया है, तो इन शक्तियों में थोड़ा अंतर देखा जा सकता है। लेकिन मैंने पहले ही आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया था कि डाइसी का एक परसेप्शन है कि उसने ये कहा एक बार कि ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है सिवाय एक पुरुष को महिला बनाने के और एक महिला को एक पुरुष बनाने के। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन में संसद की क्या स्थिति होगी और उसकी क्या सर्वोच्चता होगी। तो इसका मतलब कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता काम करती है, उसके पास अनेक शक्तियां हैं और शक्तियों पे प्रतिबंध लगाने के तौर तरीके काफी कम। लेकिन भारत में ठीक इसके विपरीत संसद की सर्वोच्चता नहीं है, संसद की संप्रभुता का सिद्धांत काम नहीं करता। फेडरल सिस्टम वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भारत में एक लिखित संविधान है जो भारत के लोगों को मूल अधिकार देता है, भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। तो भारत में मूल अधिकार भी है। भारत की संघीय व्यवस्था और भारतीय न्यायपालिका के पास एक अनोखी शक्ति है और उस शक्ति का नाम है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। ये संसद द्वारा बनाए किसी भी ऐसे कानून को निरस्त कर सकती है जो भारत के किसी भी नागरिक के मूल अधिकार के विरुद्ध बनाया गया हो। यानी न्यायपालिका ये जांच कर सकती है कि संसद के द्वारा पास किया गया बिल या उसके द्वारा बनाया गया कोई कानून किसी के मूल अधिकार का हनन करता है या नहीं। अगर वो कर रहा है तो उसे निरस्त किया जा सकता है। ये न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। बहरहाल, तो इतने सारे मैकेनिज्म भारत में संसद के मनमानी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहां संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन और भारत की संसदीय व्यवस्था में एक तीसरा बड़ा अंतर है, प्रधानमंत्री के चयन के मामले में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ब्रिटेन में यह नियम है कि केवल और केवल वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो वहां हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य हो। और यह ध्यान रखिएगा कि यह वहां की निम्न सदन है। अगर भारत के दृष्टिकोण से बोलूं तो यह लोकसभा को कहा जाएगा, जैसे भारत में लोकसभा है। तो ब्रिटेन का यह नियम है कि वहां के प्रधानमंत्री केवल और केवल वही व्यक्ति हो सकते हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य हो। लेकिन हमारे यहां इंडिया में ऐसा नहीं है। यहां पर भारत में संसद के किसी भी सदन का सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो या वो राज्यसभा का हो, प्रधानमंत्री बनने योग्य होता है। वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। एक चौथा बड़ा अंतर यह है कि सामान्यतः ऐसी परंपरा है कि ब्रिटेन में वही व्यक्ति मंत्री हो सकता है जो संसद का सदस्य हो। संसद का सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही मंत्री बन सकता है।
लेकिन भारत में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति चाहे वो संसद का सदस्य हो चाहे ना हो, भारत में मंत्री बन सकता है सरकार में, लेकिन उसकी सीमा है और अधिकतम वो 6 माह तक इस पद पर बना रह सकता है और उसके बाद उसका किसी सदन के सदस्य के रूप में चुना जाना जरूरी है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। इसी प्रकार एक और बड़ा अंतर है जिसको हम लोग आज इस लेक्चर में समझेंगे। देखिए, पांचवा सबसे बड़ा अंतर जो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था और भारत की संसदीय व्यवस्था में है वो है छाया कैबिनेट। ये आपने हाल फिलहाल में काफी न्यूज चैनल्स में सुना होगा। काफी हेडलाइंस आ रही थी कि क्या मोदी जी माफ करिएगा, क्या राहुल गांधी छाया कैबिनेट का निर्माण करने वाले हैं, इस प्रकार की न्यूज आ रही थी काफी ज्यादा। तो इसके बारे में समझते हैं। छाया कैबिनेट का मतलब होता है शैडो कैबिनेट, और कैबिनेट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, किसी भी संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि सारी शक्तियां और उनका संतुलन यही है, कैबिनेट में ही है। छाया कैबिनेट का मतलब होता है कि विपक्षी दल के द्वारा एक कैबिनेट का बनाया जाना, और वो कैबिनेट जो पार्टी सत्ता में है, जो पार्टी गवर्नेंस में है, उसके साथ मिलकर काम करती है और भविष्य में अपने उम्मीदवारों को मंत्री बनाने के लिए तैयार करती है कि अगर वो कभी चुने जाते हैं और उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो उसके लिए उन्हें ट्रेन किया जा सके। तो ये शैडो कैबिनेट की जो परंपरा है वो ब्रिटेन में है, भारत में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। यानी अगर हम लोग भारतीय संविधान देखें तो भारतीय संविधान में शैडो कैबिनेट का कोई जिक्र नहीं है। तो ये 5 सबसे बड़े अंतर थे जो ब्रिटेन और भारत के संसदीय व्यवस्था में हैं। देखिए, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने तो एक ऐसे व्यवस्था का सपना देखा था जिसमें उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और अस्थायित्व, स्टेबिलिटी का संतुलन हो। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं खोजी जा सकी जिसमें कि अस्थायित्व और उत्तरदायित्व का समान संतुलन हो। लेकिन बाद में प्रारूप समिति के द्वारा संसदीय समिति का या संसदीय व्यवस्था का सिफारिश इसलिए किया गया कि इसमें अस्थायित्व से अधिक उत्तरदायित्व को बल दिया गया। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि संसदीय व्यवस्था का एक सबसे बड़ा जो दोष माना जाता है वो ये है कि इस पर हमेशा इनस्टेबिलिटी का खतरा, अस्थायी होने का खतरा मंडराता रहता है। और आए दिन हम सब ये देखते हैं कि काफी बड़ी संख्या में पार्टीज, दल चुनाव में हिस्सा लेती हैं और फिर ऐसे में कई बार ये होता है कि कोई एक पार्टी जो बहुमत है वो प्राप्त नहीं कर पाती और फिर तोड़ जोड़ कर सरकार बनती है, और फिर ऐसे सरकार में राष्ट्र की भावना को या देश के लोगों का मूल रूप से ख्याल ना रखकर, पार्टी हितों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। और ऐसे में अस्थायी होने का खतरा मंडराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लाजमी है, स्वाभाविक है। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो लेक्चर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए और व्यूअर्स के लिए काम आएगा। सिन्हा क्लासेज की एक और वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आप सब जुड़े रहें, क्योंकि सिन्हा क्लासेज के दर्शक ही सिन्हा क्लासेज की वास्तविक प्रेरणा है। सी यू सून। जय हिंद।